एक और कहानी है जिसका दिल्ली दंगों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी वो भागी हुई लड़कियों की कहानी के दायरे को बड़ा कर। सुधा भारद्वाज हार्वर्ड में पढ़ी, न जाने कितनी योग्यता है, कितनी डिग्रियां हैं, सबको छोड़कर वो छत्तीसगढ़ चली आई और गरीबों के बीच काम करने लगी। सुधा भारद्वाज भीमा कोरेगांव केस में 2018 से जेल में। 22 फरवरी के बाद मायशा जो उनकी बेटी हैं सुधा भारद्वाज से नहीं मिल सकी हैं, नहीं मिलने दिया गया। बेटी जब मां से मिलने के लिए एक बार दिल्ली से पुणे चली गई तो 5 मिनट के लिए वक्त दिया गया। ये वायर की स्टोरी है। ऐसी मेहरबानी पर भारत की माएँ तो झूम जाए। 5 मिनट की मुलाकात की मेहरबानी बताती है कि हमारी सरकार अभी भी दयावान है। सुधा भारद्वाज के साथ गिरफ्तार शोभा सेन को 1 या 2 बार बात करने की अनुमति मिली है, लेकिन सुधा भारद्वाज को नहीं। बेटी और वकील ने तालाबंदी के दौरान बात करने की बहुत कोशिश की, कई बार फोन किया, मगर अनुमति नहीं मिली। मायशा का कहना है कि मां के लिए दवा और कुछ पैसे भेजे थे, लगता है वो भी नहीं मिले। अब फिर से लौट कर आते हैं भागी हुई लड़कियां। ये कविता है आलोक धनवा की। सहज बुद्धि से ये सवाल उठ रहा है, क्या सिस्टम में बैठा कोई ऐसा है जो इस कविता पर पढ़ रहा है और नागरिक की भूमिका में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे बढ़ रही लड़कियों से घबराया गया? क्या ये सिर्फ संजोग है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली, पढ़ाने वाली या समाज के बीच में अपना घर बार छोड़कर काम करने वाली महिलाओं पर इस तरह के मुकदमे दायर किए जा रहे हैं? क्या किसी ने भागी हुई लड़कियां का मतलब कुछ और समझा है? ठीक उल्टा जो कवि ने नहीं लिखना चाहा। एक और बात है कि मुझे हैरानी है कि FIR नंबर 59 जिसमें न जाने बाद में कितने लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं और अभी कितने लोगों के नाम जोड़े जाएंगे, ममता बनर्जी का नाम क्यों नहीं? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो हर शाम उन दिनों रैलियां किया करती थी, सड़कों पर पैदल चला करती थी, पैदल मार्च करती थी, भाषण दिया करती। उनका नाम क्यों नहीं है, मुझे इस बात को लेकर हैरानी। जब मंत्री अनुराग ठाकुर गोली चलाने के नारे लगवा रहे थे, प्रवेश वर्मा सांप्रदायिक बातें कर रहे थे, कपिल मिश्रा देख लेने की बातें कर रहे थे, तब किसी को नहीं लगा कि वो भारत के समाज या कानून की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। FIR में भी पुलिस ने उनकी भूमिका के बारे में अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। जो दिशा दिख रही है उससे उम्मीद भी कम नजर आती है। मोहन नर्सिंग होम की छत पर खड़े ये नौजवान किसी साजिश के तहत बंदूक लेकर आए थे और गोली चला रहे थे, पता नहीं ये नौजवान कौन हैं, इनके नाम क्या हैं, अभी तक पता नहीं, लेकिन ये वीडियो बहुत साफ है। शायद दिल्ली दंगों का एकमात्र इतना साफ वीडियो आपको मिलेगा। इनकी बंदूक लाइसेंसी है या नहीं पता नहीं, लेकिन ये तस्वीर जितनी साफ है उतनी स्पष्टता चार्जशीट में कई जगहों पर नज़र नहीं आई। हो सकता है हमारी नज़र से भी चूक हुई है। उम्मीद है पुलिस अपनी अगली चार्जशीट में बंदूक चलाने वाले इन नौजवानों को नहीं छोड़ेगी। अभी तक इनका जिक्र नहीं। ताहिर हुसैन की छत से हिंसा की जो तस्वीरें आई थीं वो भी कम दहलाने वाली नहीं थी। उस वक्त ताहिर हुसैन प्रमाण देते रहे कि दिल्ली पुलिस के अफसर से मदद मांगी थी, अफसर देर से आए, मकान से चले गए तो भीड़ ने कब्जा कर लिया। ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। ताहिर पर आतंक के लिए फंड जुटाने का संगीन आरोप लगा है। बहरहाल पता चल रहा है कि जिन दंगों में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों समुदाय के लोग मारे गए उसकी जांच या इंसाफ का सवाल अभी लंबा चलेगा। शायद कई दशकों तक गिनती की जा सकती है कि किस समुदाय के लोग सबसे अधिक मरे, लेकिन उससे ना तो बहस में बराबरी आती है और ना इंसाफ में। दंगा तो था ही, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो ही चुके थे। मैंने शुरू में कहा कि लड़कों को लड़कियों के लिए आलोक धनवा की कविता पढ़नी चाहिए। दरअसल लड़कों से उम्मीद बेकार है, इसलिए लड़कियों के लिए भागी हुई लड़कियां पढ़नी चाहिए। अगर एक लड़की भागती है
तो ये हमेशा जरूरी नहीं कि कोई लड़का भी भागा होगा। कई दूसरे जीवन प्रसंग हैं जिसके साथ वह जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। सिर्फ जन्म देना ही स्त्री होना नहीं। तुम्हारे टैंक जैसे बंद और मजबूत घर से बाहर लड़कियां काफी बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें यह इजाजत नहीं दूंगा कि तुम अब उनकी संभावना की भी तस्करी करो। वह कहीं भी हो सकती है, गिर सकती है, बिखर सकती है, लेकिन वह खुद शामिल होगी सब में। गलतियां भी खुद ही करेगी, सब कुछ देखेगी, शुरू से अंत तक अपना अंत भी देखती हुई जाएगी। किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेगी। जाहिर है आप बहुत उदास हो चुके होंगे इस प्राइम टाइम को देखकर। बात ही कुछ ऐसी है, सिस्टम जब जर्जर हो जाता है तब उदासी आ जाती है। ऐसा हो नहीं सकता कि सपूरा, अमूल्या या सुधा भारद्वाज के लिए सिस्टम एक तरफा हो और आपके साथ वो सिस्टम निष्पक्षता का बर्ताव करेगा। ऐसा कभी होता नहीं। लेकिन क्या जिंदगी उदासी में ही काट दी जाए? ऐसा भी नहीं होता। स्वरात्मा बेंगलुरु का एक बैंड है जो लोगों से उम्मीद रखता है कि कोविड-19 के इन उदास दिनों में वो कोई गीत गाए। उनके गीत का ये हिस्सा आप सुनिए।